हेलो मेरे प्यारे साथियों। जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस के लिए मैं यहाँ पे 15 मॉडल सेट कराने वाला हूँ, जिसमें से ये तीसरा वीडियो आप सभी के लिए यहाँ पे मॉडल सेट का है। दोस्तों, आप सभी को बता दूँ कि बिहार पुलिस का एग्जाम यहाँ पे 16 जुलाई से शुरू होने वाला है। इसको ध्यान में रख के आप अपना तैयारी जोरों शोर से करते रहिए और इस वीडियो में देख रहे सारे प्रश्नों को मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए और अपना आंसर कमेंट कीजिए कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तरीके से वीडियो को। देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। हिंदी से प्रश्न लगभग 10 पूछे जा रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया यहाँ पे कि वर जो यहाँ पे शब्द है, अनेकार्थ शब्द का अर्थ क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि वर का मतलब होता है दुल्हा या श्रेष्ठ बोलते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया आपसे। देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए, स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लोहा, तांबा, यहाँ पे फिर से सोना, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। यहाँ पे आप आवाज़ जो है, यहाँ पे चांदी जो है ना, ये एक यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। देखिए, अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया यहाँ पे कि अधिसूचना की भांति कौन सा पत्र राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। तो इस प्रश्न के आंसर मैं आपको बता दूं कि संकल्प या प्रस्ताव पत्र पारित किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं वीडियो थोड़ा फास्टली सॉल्व कराऊंगा ताकि वीडियो यहाँ पे शॉर्ट लंबा ना बन पाए। तो चलिए यहाँ पे देखिए, चौथा प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। प्रश्न है चौथा यहाँ पे कि पास शब्द का अर्थ नज़दीक है। तो पास, देखिए ध्यान से, पास ये शब्द लिखा गया है ऐसे, और ये पास, इस शब्द का अर्थ क्या होगा। तो इस वाले पास का अर्थ होता है बाबू, यहाँ पे याद रखिएगा, बंधन। बंधन यानी कि जुड़ाव होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यह वर्ण का उच्चारण स्थल क्या है। जो यह है, यह का उच्चारण करते हो तो इसका उच्चारण स्थल कहाँ से संबंध रखता है। तो याद रखिएगा, तालु से है। यह का उच्चारण कीजिएगा तो देखिए आपका जीभ जो है ना, तालु को स्पर्श करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु शब्द में कौन सी संधि है। तो ग्रीष्म ऋतु को तोड़ोगे तो ग्रीष्म जोड़ ऋतु हो जाएगा, जो कि यहाँ पे गुण संधि का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या था। माने क्या है, रस जो यहाँ पे संप्रदाय है उसके प्रवर्तक आचार्य का नाम बताना है। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर यहाँ पे भरत मुनि हो जाएंगे। आंसर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए देखिए, आठवां प्रश्न पूछा गया है कि भरत मुनि के ग्रंथ का क्या नाम है। तो आपको मैं बता दूं कि भरत मुनि जो है ना, इनके ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। याद रखिएगा, नाट्य शास्त्र जो है इनके ग्रंथ का नाम है। चलिए देखिए, नौवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि युद्ध करने की प्रबल इच्छा वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द से इस बार प्रश्न पूछा गया है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि इसका आंसर युत्सा हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आपका डी सही हो जाएगा। जी देखिए, यहाँ पे आपसे 10वां प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि भेड़ की लात घुटनों तक लोकोक्तिया का भावार्थ बताना है। तो भेड़ की लात घुटनों तक, इसका मतलब ये होता है कि कमज़ोर व्यक्ति अधिक नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसका यहाँ पे अर्थ होगा कमज़ोर व्यक्ति जो है ना, वो अधिक नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इंग्लिश का प्रश्न शुरू हो गया। यहाँ से 11वां प्रश्न पूछा है कि चूज द करेक्ट जेंडर फॉर्म पूछा हुआ है। जेंडर बताना है, यहाँ पे क्या होगा। तो द पर्सन, देखिए ध्यान से, द पर्सन इज स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द टीम। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए देखिए, 12 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि चूज द करेक्ट सेंटेंस सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और द्विवचन बहुवचन के आधार पर आपको सेंटेंस को सही करना है। कि देयर आर टू, आपको बता दूं माउस का प्लूरल होता है माइस। याद रखिएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, माइस इन द रूम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया। यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि चूज द करेक्ट प्रोनाउन बताना है। तो द टीम ऑन, और यहाँ पे प्रोनाउन बताना है तो इट्स फर्स्ट मैच। इसका क्या हो जाएगा प्रोनाउन यहाँ पे, इट्स फर्स्ट मैच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टीम जो है ना अपना प्रथम मैच जीत चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से प्रश्न पूछा है। तो याद रखिएगा आप वन ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वन ऑफ के साथ अगर कोई भी यहाँ पे प्लूरल नाउन जुटा हो, कुछ भी जुटा हो, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगता है। तो इसका यहाँ पे इज हो जाएगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए, स्टूडेंट्स में यहाँ पे एस लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे वर्ब क्या लगेगा, तो सिंगुलर लगेगा। ये भी आपको याद रखना है।
जी देखिए 15 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, ईरर स्पॉटिंग बताना है, कहाँ पे ईरर है। तो ही इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैज़ फेल्ड द टेस्ट। तो यार यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो 17 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, जेरंड फॉर्म बताना। देखिए जेरंड फॉर्म आपको मैं बताया था कि वर्ब में क्या लगा होना चाहिए, तो वर्ब प्लस आईएनजी, याद रखिएगा, बताए थे ना। तो देखिए किस ऑप्शन में आईएनजी लगा हुआ है, तो ईटिंग में लगा है, तो डायरेक्ट इसका आंसर आप ईटिंग मार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया प्रश्न है कि चूज द करेक्ट वर्ड फॉर टू फिल द ब्लैंक्स, फिल द ब्लैंक्स भरना है। तो देखिए इसको कैसे पकड़ना है। यहाँ पे सी डिडोंट, देखिए यहाँ पे डिडोंट लग गया ना, तो डिडोंट लग गया यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और जब भी डिडोंट लग जाता है तो वर्ब में यहाँ पे आईएनजी नहीं लगता है, एईएस भी नहीं लगता है, फिर वर्ब का दूसरा रूप भी नहीं लगता है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी कि लाइक हो जाएगा। V2 वाले सेंटेंस में जैसे ही डिड लगा तो V1 लगता है, तो V1 यहाँ पे लाइक है, तो लाइक मार देंगे, बाकी सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि चूज द करेक्ट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको। फिर से देखिए ध्यान से, तो ही वॉल्क्ड डॉट द रूम एंड सेट डाउन। तो देखिए जब भी कोई वस्तु रूम के किसी बंद कमरे के अंदर गतिशील होती है तो उसके लिए प्रीपोजिशन यहाँ पे इंटो का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे जीके का प्रश्न शुरू हो रहा है 20वां प्रश्न से। यहाँ पे वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि भारतीय संविधान में यहाँ पे टोटल 22 गो भाग है और 12 गो अनुसूचियाँ है और 395 यहाँ पे अनुच्छेद है। तो इसमें से अनुसूचियाँ पूछा हुआ है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा, 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया यहाँ पे प्रश्न, आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है ना किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है ना यहाँ पे अमेरिका से लिया गया है। आपको मैं बता दूं कि आयरलैंड के संविधान से यहाँ पे राज्य के नीति निषेध सिद्धांत को लिया गया है और जापान से विधि आयोग को लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न है आप सभी के सामने यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न पूछा, 22वां प्रश्न पूछा है कि 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत बताना है। इसमें से कौन गलत है ये बताना है। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, मैं आपको पहले डेट बता दूँ, ये 1993 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और इसके द्वारा भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्थाओं को जोड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस अधिनियम द्वारा पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो ये बात सही है। इस अधिनियम के जरिए भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ये भी बात सही है। इसमें पंचायत के लिए 29 जो विषय हैं, ये भी बात सही है। और इसके लिए अनुच्छेद जो है 243 से लेकर 243 ओ तक है, ये पूरा का पूरा बात सत्य है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है, यहाँ पे ए जो दिया है ना, इस अधिनियम का संबंध भारतीय संविधान के भाग 3 से है, तो भाग 3 से इसका संबंध नहीं है, भाग 9 से संबंध है इसका। तो इस प्रकार से यही इसका आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा, जबकि भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में उल्लेख मिलता है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में महिला मंत्री कौन थी। तो देखिए भारत की प्रथम महिला मंत्रिमंडल बताना है, तो इसका आंसर आपको याद रखना ऑप्शन सी से हो जाएगा, राजकुमारी अमृता गौर। इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए 24 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में हमें मिलता है। तो आप याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 यह कहता है कि देश के लिए एक राष्ट्रपति होंगे, और यहाँ पे 53 यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है, और यहाँ पे 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ये आपको पूरा याद रखना है। और 51 को अगर कहेगा तो आपको याद रखना मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि विदेशी मुद्रा भंडार का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो विदेश के मुद्रा का अगर भंडार किया जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। तो इसका आंसर यहाँ पे सी से ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान योजना, जो पैसा फंड आता है किसानों के लिए, उसका उद्देश्य क्या था। तो आप याद रखिएगा, किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। आपको बता दें कि पीएम किसान के द्वारा यहाँ पे प्रत्येक वर्ष सभी किसानों को खाता में यहाँ पे 6,000 रुपया देने का प्रावधान है, और जो कि साल में 3 किस्तों के रूप में दिया जाता है। 3 बार 2-2 हज़ार रुपये करके अकाउंट में आता है इस पैसा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आप सभी के सामने पूछा गया प्रश्न है
कि भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बुनियादी ढांचे के लिए कहेगा तो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। आपको याद रखना है इस समय सड़क और परिवहन मंत्रालय का जो मंत्री है उनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा नितिन गडकरी। नितिन गडकरी कौन है, तो नितिन गडकरी, ये भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपसे पूछा गया है यहाँ पे प्रश्न है, कल इस प्रश्न के ऊपर मैंने चर्चा किया था कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म मैंने कल बताया था आपको, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो पूछा गया प्रश्न है कि भारत सरकार के बजट में किसे प्राथमिकता दी जाती है। तो भारत सरकार के बजट में सबसे अधिक जो यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाता है, याद रखिएगा शिक्षा और रक्षा के ऊपर यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पे अहमियत यानी कि प्राथमिकता दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया साइंस का कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो दोस्तों आप सभी को ये पता होगा कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि विभवांतर भी व धारा आई के बीच में क्या संबंध होता है। तो याद रखिएगा ओम का नियम के अनुसार भी जो होता है ना समानुपाती होता है आई के, इसी प्रकार भी बराबर सूत्र बनता है यहाँ पे IR, ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे जो पूछा गया है प्रश्न है कि कौन सा असंपर्क बल नहीं है। बताना ये है कि इसमें से कौन सा एक बल है ना जो असंपर्क बल नहीं है, बताना है। तो आप सभी को मैं बता दूं असंपर्क बल जो है चुंबकीय बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, स्थिर वैद्युतीय बल होता है। दोस्तों आप सभी को बता दूं असंपर्क बल वह बल है जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना काम करता है। जैसे चुंबक किसी वस्तु के संपर्क में नहीं आता तभी उसको अपने तरफ खींचने का काम करता है, ठीक ना। गुरुत्वाकर्षण बल भी खींचने का काम करता है, लेकिन यहाँ पे संपर्क बल के अंतर्गत जो आएगा वो हो जाएगा घर्षण बल। घर्षण बल तभी लगता है जब वस्तु के आप संपर्क में जाते हैं, तो ये घर्षण बल इसका क्या हो जाएगा, असंपर्क बल नहीं है, ये बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों देखिए, यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इनमें से विद्युत धारा का एसआई मात्रक कौन सी है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, ये आपको याद रखना है। आपको मैं बता दूं ओम जो होता है ना यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, वोल्ट जो होता है विभवांतर का होता है, फैराडे जो होता है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे होता है, ये भी आपको याद रखना है यहाँ से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, 34 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कितना से अधिक शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक होता है। तो आपको याद रखना है सामान्य मनुष्य के लिए जो ध्वनि का प्रबलता होना चाहिए वो 60 डेसिबल तक होना चाहिए। 60 डेसिबल तक का ध्वनि को आसानी से मनुष्य मतलब उसे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वही अगर 80 डेसिबल से ऊपर चला जाएगा तो मनुष्य को ये जो ध्वनि है ना वो क्या करेगा, कष्टदायक होने लगेगा। तो अगला प्रश्न देखिए पूछा गया आपसे 35 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि एक विद्युत केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है। तो विद्युत केतली में कहेगा पानी किसके द्वारा गर्म होता है, तो आपको याद रखना है हमेशा कि संवहन के द्वारा होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न है कि समुद्र जल से साधारण नमक बनाने के प्रक्रम में प्रयुक्त एक पद है। तो देखिए समुद्री के जल से नमक अगर बनाते हैं ना तो उसमें यहाँ पे वाष्पन एक प्रकरण आता है, वाष्पन। मैं आपको बता दूं कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, तो NaCl, और इसका एक और नाम क्या है, तो रॉक सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। जी हाँ दोस्तों देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस का नाम बताना है। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि विद्युत बल्ब का पहले आप जान लीजिए विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट वो किसका बना रहता है, तो याद रखिएगा टंगस्टन। टंगस्टन का संकेत क्या होता है, W होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो अक्रिय गैस भरी जाती है। और अक्रिय गैसों में भी मैं बता दूं आपको तो आर्गन यहाँ पे लगभग आपको 93 से 95% भरा जाता है, और उसके बाद नाइट्रोजन लगभग 7% भरा जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा 3 और 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों देखिए प्रश्न पूछा गया है कि Na परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। देखिए सोडियम में बताना है कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, यदि इसकी द्रव्यमान संख्या कितना है भाई, ये यहाँ पे आपके सामने 23 है। तो मैं आपको बता द्रव्यमान कितना होता है, 11 होता है। तो यहाँ पे 23 में से 11 घटा दीजिए, तो 23 में से 11 घटाइए तो क्या आएगा, तो 12 आएगा। तो इस प्रकार से सोडियम का जो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, तो 12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो पूछा गया आप सभी से, ओजोन होती है। देखिए ओजोन जो होता है, पहले मैं आपको बता दूं ये ओजोन परत जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है O3, और इसका गंध जो होता है ना सड़ी हुई मछली के अनुसार महकता है, ये भी आपको याद रखना है। तो O3 में देखिए यहाँ पे 3 गो परमाणु है, तो ये क्या है, त्रिपरमाणविक है। तो इसका आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ओजोन परत के मतलब हानि पहुंचाने के लिए जो गैस होते हैं याद रखिएगा CFC सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जी,
खाने के सोडे का रासायनिक नाम बताना है। तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आंसर यदि पता है तो आप कमेंट करते चलिएगा। मैं आपको बता दूं कि सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों आप सभी को बता दूं, खाने वाला सोडा जो होता है NaHCO3 होता है, ये याद होना चाहिए। और धोवन सोडा कहेगा तो ये भी याद कर लीजिए, Na2CO3 और यहाँ पे 10H2 होता है धोवन सोडा। दोनों का सूत्र आपको याद रखना है। खाने वाला सोडा आपको याद ना हो तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए घर में आती है खाना बनाने के लिए बाई, तो इसीलिए खाने वाला सोडा का नाम है क्या करेंगे, बाई, सोडियम बाइकार्बोनेट। याद कर लीजिए इसको आप। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों और आवर्तों की संख्या कितनी है। तो ग्रुप यहाँ पे 18 है और आवर्त यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 18,7 इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 42 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। प्रश्न है कि समस्थानिक के जोड़े में भिन्न होते हैं। तो समस्थानिक जो होते हैं ना, आपको पहले मैं बता दूं कि समस्थानिक होता क्या है। तो याद रखिएगा, समस्थानिक जो होता है ना, कि जब किसी परमाणु में उसके परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो यहाँ पे आपके समान होते हैं और द्रव्यमान जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, तो उसे हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, जैसे प्रोटोनियम होता है तो 1 और यहाँ पे H करके यहाँ पे 1 लिखते हैं, तो नीचे जो होता है ना इसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। फिर 1 और यहाँ पे H2 होता है तो इसे ड्यूटेरियम कहते हैं। फिर 1 और यहाँ पे H और यहाँ पे 3 होता है तो इसे यहाँ पे ट्राइटेरियम बोलते हैं। तो इस प्रकार से पूछता है कभी कभी कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, तो 3 समस्थानिक। देखिए नीचे सबका परमाणु क्रमांक यहाँ पे समान है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान दिख रहा है ना, अलग अलग है। तो इस प्रकार से एक और बात आपको याद रखना है कि परमाणु द्रव्यमान अलग होता है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग होती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है। प्रश्न है कि अम्ल वह पदार्थ है जो, अम्ल के बारे में पूछा है। तो अम्ल देखिए स्वाद में खट्टे होते हैं, बात सही है। नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देते हैं, ये भी सही है। और अम्ल को अगर हम किसी जलीय विलयन में डालते हैं तो एच आयन प्रदान करता है, ये भी बात सही है। तो उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है। प्रश्न है कि हृदय की धड़कन को सुनने में काम आता है। किस यंत्र के द्वारा हम मनुष्य के हृदय के धड़कन को सुनते हैं। तो याद रखिएगा, डॉक्टर जो कान में आला लगाता है ना, आला, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। इसी के द्वारा हम लोग हृदय की गति को सुनते हैं। बाकी के ऑप्शनों को पर चर्चा कर दूँ तो एस्फिग्मोमैनोमीटर जो है ना, ये रक्तचाप को मापता है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है ना, ये हृदय की गति को मापता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए प्रश्न पूछा है कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा होता है। तो जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों के लिए मैं ट्रिक बता दूं आपको कि पंडित का टीका नींव है बैक्टीरिया। याद रखना, पंडित का टीका नींव है बैक्टीरिया। और इसमें प से हो जाएगा पेचिस, पंडित से हो जाएगा डिप्थीरिया, त से तपेदिक, पंडित का टीका नींव, नींव से निमोनिया, है से हैजा, ये सभी बीमारियां जो है जीवाणु द्वारा होते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी कि टाइफाइड जो है ना, यहाँ पे ये एक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है, जबकि कोरोना और पोलियो वायरस द्वारा होने वाला रोग है, ये आपको याद रखना है। और दांत जो होता है ना, यहाँ पे फंगस के द्वारा होने वाला रोग है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि कोई भी स्वपोषित जीव यानी कि पेड़ पौधे अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं, वो देखिए यहाँ पे सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। इन सभी की सहायता से पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, जिसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। C6H12O6 का निर्माण करते हैं और O2 गैस को ये लोग बाहर निकालते हैं, जिसको हम लोग लेके जीवित हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है कि वह जगत कौन सा है जिसमें मुख्य रूप से बहुकोशिकीय व स्वपोषित जीव आते हैं। तो याद रखिएगा प्लांटी है, इसमें प्लांटी आ जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया। दोस्तों देखिए प्रश्न है कि जाइलम उत्तक का एकमात्र जीवित तत्व बताना। देखिए जाइलम उत्तक में एकमात्र जो जीवित होता है उसे जाइलम पेरेकाइमा बोलते हैं। जाइलम पेरेकाइमा जो है ना, यहाँ पे जीवित उत्तक है। इसी में जाइलम फाइबर्स और जाइलम वेल्स जो है ना, मृत कोशिका हैं। याद रखिएगा, जाइलम फाइबर्स और जाइलम वेल्स उत्तक जो होते हैं ना, ये मृत होते हैं। और जाइलम पेरेकाइमा जो होते हैं ना, ये जीवित होते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए देखिए 49वां प्रश्न पूछा है कि ब्रायोफाइटा एक उदाहरण है। तो ब्रायोफाइटा का एक उदाहरण जो है ना, वो उसे मांस बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है साथ ही साथ। देखिए 50 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ। कल भी वीडियो में इस प्रश्न के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा किया हुआ था। देखिए कल भी 50वां प्रश्न पूछा गया कि मानव शरीर का कठोरतम पदार्थ है। देखिए कल भी इस वीडियो के ऊपर मैंने यहाँ पे चर्चा किया होता। आज भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम जो पदार्थ होना है, दांतों का एनामेल होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है।
प्रश्न है कि ईस्ट खमीर एक उदाहरण है किसका? तो ईस्ट जो होता है ना वो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि शैवालों का एक उदाहरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो देखिए दिल्ली में जो स्थित मोती मस्जिद, पहले देखिए दो प्रश्न बनेगा आपसे कि मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। इसका निर्माण किसने करवाया? तो औरंगजेब ने कराया। ये भी आपको याद रखना है। औरंगजेब को यहाँ पे जिंदा पीर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, जिंदा पीर के नाम से किसे जानते हैं? तो औरंगजेब को जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है जो आपसे, प्रश्न है कि श्रवण बेलगोला किससे संबंधित है? तो श्रवण बेलगोला जो है ना यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपको बी याद रखना है, जैन धर्म। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि बेलनाकार मोहरे कहाँ से मिली हैं? तो देखिए बेलनाकार मोहरे जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला था? तो याद है कलिबंगन से मिला था, कलिबंगन इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 55 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि अशोक के किस स्तंभ लेख को उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली लाया गया था? तो आपको मैं बता दूँ कि अशोक के दो स्तंभ याद रखिएगा, मेरठ और टोपरा, मेरठ और टोपरा स्तंभ को यहाँ से हटा कर लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया और उस शासक का नाम क्या था? तो फिरोज शाह तुगलक। ये भी याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक इसे लाकर यहाँ पे दिल्ली से दिल्ली में लाकर इसे स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो पूछा गया है। प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान अहमदुल्ला शाह ने कहाँ से नेतृत्व किया? तो देखिए 1857 की क्रांति का नेतृत्व ये किए थे फैजाबाद से किए थे। और बिहार से पूछेगा तो वीर कुंवर सिंह का याद रखना है नाम आप सभी को, बिहार से वीर कुंवर सिंह। और यहाँ पे झांसी से कौन किए थे? तो लाली लक्ष्मीबाई। और कानपुर से तात्या तोपे ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए यहाँ पे 57 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया जो प्रश्न है कि नौजवान सभा किसका संगठन था? तो नौजवान, देखिए नौजवान यहाँ भगत सिंह जी थे तो उन्होंने किया था। इसका गठन कब किया गया था? तो डेट याद रखिएगा 1926 में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1833 के अनुसार किसे बनाया गया? तो मैं आप सभी को बता दूं कि 1833 से पहले भारत का गवर्नर जनरल नहीं हुआ करता था, बल्कि केवल बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। लेकिन 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट आता है तो इसके तहत हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिंग को पूरे भारत का क्या कर दिए? गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया जो प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत में डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो डचों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था मसूलीपट्टनम में, याद रखना मसूलीपट्टनम में। और कब किया था? 1605 में किया था, ये भी आपको याद रखना है। और 1610 में इन्होंने यहाँ पे चंद्रनगर में भी इन्होंने कंपनी स्थापित कर लिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया। प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो याद रखिए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था और उसी में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे 61वां प्रश्न पूछा गया कि सोवियत टोपी हेतु उपयोग शब्द क्या है? तो सोवियत टोपी हेतु जो उपयोग शब्द है ना, इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों क्या होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि नाट्य शास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये किसने लिखा है? तो याद रखिएगा भरत मुनि ने लिखा है, ये भी आपको याद है। भारत नाट्यम के जन्मदाता भी इनको माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, देखिए प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। प्रश्न है कि पर्युषण पर्व किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता था? तो याद रखिएगा यहाँ पे जैन धर्म के द्वारा मनाया जाता था। देखिए यहाँ पे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रथम बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीयों को दिया गया? तो याद रखिएगा यहाँ पे विनोबा भावे को सबसे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। और विनोबा भावे को मैं बता दूं कि इन्हें गांधी जी का उत्तराधिकारी भी कहते हैं और इन्होंने ही सबसे पहले भूदान, देखिए ध्यान से, भूदान आंदोलन का शुरुआत किए थे, ये भूदान आंदोलन, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो पूछा गया है प्रश्न है कि भारत में अभियंता दिवस कब मनाए जाते हैं? तो भारत में इंजीनियर दिवस आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा आप सभी को मैं बता दूं 15 सितंबर को। देखिए 15 सितंबर को भारतीय इंजीनियर दिवस और 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, ये आपको याद होना चाहिए। 8 मई को क्या मनाते हैं? तो रेड क्रॉस दिवस। क्या मनाते हैं जी? तो रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय युवा दिवस, विवेकानंद के जयंती को मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस। 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं जी? तो 28 फरवरी को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया। नंबर का प्रश्न पूछा गया कि अभिनव बिंद्रा ने कौन से ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो मैं आपको बता दूं कि भारत के तरफ से
सबसे पहला बार यहाँ पे स्वर्ण पदक जीतने वाले जो व्यक्ति थे, व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम है यहाँ पे अभिनव बिंद्रा, याद रखिएगा। और ये शूटिंग में ये 10 मीटर शूटिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, और कहाँ पे, तो बीजिंग में, याद रखिएगा। इनके बाद से दूसरा जो व्यक्ति हुए नीरज चोपड़ा हुए, जो 2020 में यहाँ पे जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए 67 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान NIO का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान का मुख्यालय यहाँ पे गोवा में है, याद रखिएगा। और आपको मैं बता दूं कि गोवा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो याद रखिएगा मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और गोवा जो है पुर्तगालियों से पूर्ण रूप से कब आज़ाद हुआ, तो 1961 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो पूछा गया प्रश्न है कि शास्त्रीय भाषा का क्या अर्थ है? तो शास्त्रीय भाषा का अर्थ ये है, आपको याद रखना है कि यहाँ पे वह भाषा जो संस्कृति और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रूप से शास्त्रीय भाषा कहते हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि टोटल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, तो ये 11 है। और शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछेगा कितना है, तो याद रखिएगा 8 है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं 69 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं? तो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र यहाँ पे कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र है, तो इसका आंसर यहाँ पे ए से ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला दर वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे अधिक साक्षरता वाला, पहले मैं आपको बता दूं बिहार का साक्षरता दर कितना है, तो 61.8, याद रखना है आप सभी को। और बिहार का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला जो है वो है रोहतास, कितना है, तो 75 पॉइंट, यहाँ पे याद रखिए 75 पॉइंट लगभग 3, ये भी याद रखना है। और बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है वो याद रखना है, यहाँ पे पूर्णिया है। पूर्णिया कितना है, तो लगभग 52% के आसपास है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में भूकंप तरंगे चट्टान की संकुचन तथा फैलाव लाती है। तो देखिए चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाने का काम करता है यहाँ पे पी तरंगे, और पी तरंगे हमेशा पृथ्वी के नीचे गमन करती है समांतर रेखाओं में, और यहाँ पे इस तरंगे जो है ना ये हमेशा गमन करती है लंबवत रेखाओं में, ये आपको याद रखना है। चलिए देखिए 72 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र जो है ना वो किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को याद रखना हिमाचल प्रदेश में है। इसी प्रकार से रावत भाटा कहाँ पे है, तो राजस्थान में। र से रावत भाटा और र से कनेक्शन जोड़िएगा यहाँ पे राजस्थान। कैगा कहाँ पे है, तो कैगा क से कैगा और क से कर्नाटक, ऐसे करके आपको चीज़ें याद रखनी है। चलिए देखिए यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी जल संधि सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया को मलाया द्वीप से अलग करता है? तो याद रखिएगा मलक्का जल संधि जो है ना यहाँ पे मलाया और सुमात्रा को अलग करता है, याद रखना आप सभी को। देखिए यहाँ पे 74वां प्रश्न पूछा है कि फूलों वाली बौछार संबंधित है। देखिए फूलों वाली बौछार जो होता है ना वो किस राज्य से संबंधित है, तो केरल राज्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं? तो देखिए जब बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है, याद रखिएगा पद्मा हो जाता है। और इसके बाद से अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है यहाँ पे कैंपोस बोलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में पूछेगा तो डाउन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे, डाउन्स, याद रखना ये भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है। यहाँ पे प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रश्न है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट कलिमंजारो जो है ना यहाँ पर अफ्रीका का सबसे ऊंचा चोटी है, लगभग 5800 यहाँ पे 95 मीटर इसका ऊंचाई है, जो कि यहाँ पे तंजानिया में स्थित है, ये आपको याद होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं 78वां प्रश्न पूछा है COP कॉप के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी पहली बैठक कब कहाँ हुई थी? तो आपको डेट याद रखना, 1995 में हुआ था पहला बैठक, और कहाँ हुआ था? तो बर्लिन में हुआ था, बर्लिन जो कि जर्मनी में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है। देखिए दोस्तों प्रश्न पूछा गया कि ओजोन परत के नष्ट होने में सबसे अधिक प्रभावी कौन है? तो याद रखिएगा पराबैंगनी किरणें जो है ना सबसे अधिक प्रभावी है। और ओजोन परत के छेद का अगर ये प्रकाश की किरणें धरती पर आएगी तो आपको त्वचा कैंसर और नेत्र दृष्टि दोष होना शुरू हो सकता है। चलिए यहाँ पे देखिए मैथ का प्रश्न, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया कि शक्कर के भाव में 20% की बढ़ा दिया गया और फिर 20% कमी कर दिएगा। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। देखिए 20% बढ़ा 20% कम हुआ तो डायरेक्ट करना क्या है कि 20 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 20 का स्क्वायर अब बट्टा में 100 कर दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, 20 20 कितना हो जाएगा जी, 400 हो जाएगा। 400 बट्टा क्या चीज़ 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। अगर एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा तो पक्का इसमें हानि होगा, यानी कि 4% की हानि होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया आपसे। देखिए साधारण ब्याज से प्रश्न एक पूछा गया, प्रश्न कर रहा है कि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की साधारण ब्याज पर कोई कितने वर्षों में
1500 की दुगुना हो जाएगा। तो 1500 के दुगुना हो जाए तो 1500 के दुगुना यानी कि 3000, यानी कि 1500 ब्याज हो गया उसका। और फिर यहाँ पे 1500 लिखिएगा, गुणे कितना 4, गुणे कितना समय बटा 100, तो 1500 15 कट गया, 4 से कटेगा 100 को तो 25, यानी कि 25 वर्ष में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि बाकी के यहाँ पे मैथ के प्रश्न को आप सॉल्व करिएगा और कमेंट कीजिएगा कि इस। जी दोस्तों देखिए, यहाँ पे 88 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये प्रश्न देखिए, 2 बच्चों की आयु का योग जो है ना 33 है। तो मैं आपको बता दूं, एक बच्चा x होगा, दूसरा बच्चा y होगा। अगर दोनों का योग यहाँ पे 33 है, ये समीकरण मैं बना दे रहा हूँ, आप घर पे बनाइएगा इसका आंसर क्या आएगा। और देखिए यहाँ पे 2 बच्चों का आयु का अंतर यहाँ पे 3 है, यानी कि x माइनस का y कितना है तो 3 है। अब इसे आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से बना के आंसर कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, रीजनिंग से एक प्रश्न पूछा गया है, इसको आप लॉजिकल थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न है, देखिए क्या करना है इसमें। यहाँ पे आप ना ये 6 को इस 4 के साथ गुणा करिए, तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर इस 3 का इसके साथ गुणा करिए तो 8 3 के 24 हो जाएगा। उसी प्रकार से इस 18 का गुणा 3 में कराइए तो 18 3 54 और 27 दूनी का 54। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, इसका इसके साथ करें 9 5 45, तो इसका भी इसका यहाँ पे गुणा करें 45 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 3 रख देंगे तो 15 3 45 आ जाएगा, जो कि आंसर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जी दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला आपको याद रखना है यहाँ पे पश्चिमी चंपारण है, और सबसे छोटा पूछेगा तो आपको याद रखना है शिवहर हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न है यहाँ पे कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने। तो बिहार के प्रथम